देखिए, हमने हिंदी वर्णमाला का थ्योरी पूरा समझ लिया है। हमने 2 क्लास किया है वर्णमाला का, जिसे आप अगर देख लिए होंगे तो आपको वर्णमाला टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन आप बना पाएंगे, वर्णमाला समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। पहले आप थ्योरी को देखिए, उसके बाद MCQ लगाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 50-60 अति महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं वर्णमाला टॉपिक से, जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को रोक के आप सही उत्तर खुद लगाइए और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना सही किया, आपका कितना नंबर बना है इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, कुल संख्या पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा पूछा जाता तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33। आगे देखते हैं, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर पूछा गया है, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अगर आपने थ्योरी क्लास देखा है देन ये सब आपसे इजीली बन जाएगा। इसमें जितने क्वेश्चन हम करेंगे सभी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर पूछा गया है, याद रखेंगे। तो कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, स्वाश्रित वर्ण जो किसी भी ऊपर आश्रित नहीं है, वो स्वयं के ऊपर आश्रित है। स्वाश्रित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। हमने कल इसको अच्छी तरह समझा है। आगे है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? कुल मिला के आपको स्वर का डेफिनेशन बताना है। स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, ऐसा है क्या? जी नहीं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, ऐसा भी नहीं है। व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्ण छांटिए। अब यहाँ पे उस ऑप्शन को आपको चुनना है जिसमें सिर्फ स्वर है। तो क ख ग ये स्वर है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। क्या? अ आ ई ई ये क्या है? स्वर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, स्वर वर्ण यहाँ दिया गया है, उसको समझ लिए। स्वर वर्ण, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। जो निम्न है कौन कौन सा है? अ आ ई उ री ऐ औ औ। ये 11 स्वर वर्ण है, याद रखेंगे। आगे समझते हैं, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो स्वर ध्वनि किसकी सहायता से, किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं? स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से? बिल्कुल नहीं। विसर्ग के सहयोग से भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से, उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है। हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मेल, ऐसा नहीं है। व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण हो सकता है। व्यंजन एवं स्वर वर्ण, व्यंजन परतंत्र वर्ण है, ऐसा है क्या? अगर आपने थ्योरी क्लास को समझा है तो हमने वहाँ पे बताया है कि व्यंजन क्या है? परतंत्र वर्ण है। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है क्या? जी नहीं। व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, ऐसा भी नहीं है। व्यंजन एवं स्वर वर्ण, ऐसा भी नहीं है। व्यंजन परतंत्र वर्ण है। अगर आपने थ्योरी क्लास देखा है तो हमने वहाँ पे आपको समझाया है कि व्यंजन क्या है? परतंत्र वर्ण है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, इसे तो हमने डायरेक्ट डेफिनेशन में पढ़ा था। तो किससे संबंधित है ये? हवा की कमी वजह से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और कंठ एवं घोष ध्वनि है? अब बताइए, एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 नॉलेज पूछा जा रहा है, जो मूल स्वर भी है और ह्रस्व स्वर भी है और कंठ ध्वनि है और घोष ध्वनि है। अब मूल स्वर तो ये सभी है ना। ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर क्या है? जो छोटे मात्रा वाले हैं, तो छोटी मात्रा वाले भी सभी हैं। कंठ ध्वनि, अगर आपने अकुह विसर्जनीय नाम उच्चारण स्थान में जो ट्रिक हमने बताया था, ये शब्द आपको याद है, तो हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम। ऑप्शन ए। सिर्फ अ है, बाकी सब उसमें तो आएगा नहीं, तो बाकी सब ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है मतलब बाकी 3 हैं, एक ही नहीं है, उसको आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िए, य, र और व, ये तीनों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। हमें नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है में कौन सा आएगा? ह। ह क्या है? अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? जो नहीं है उसको आपको बताना है। मतलब बाकी 3 है, एक ही है जो संयुक्त वर्ण नहीं है। तो कौन सा? ऐ, औ और ज्ञ, ये तीनों क्या है? संयुक्त वर्ण है। लेकिन ये वाला जो अंग है ये संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वह वर्ण जो 2 या 2 से विभिन्न वर्णों के मिलने से बनता है। संयुक्त स्वर भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है। देखिए जैसे अ या आ प्लस ई या ई, बड़ा वाला ई, इसके मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी तरह इनके मिलने से औ बनेगा, इनके मिलने से औ बनेगा और इनके मिलने से ऐ बनेगा। तो ये सभी क्या है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वर है। आगे है संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। तो आधा क और षटकोण मिलके क्या बना? स बना। और आधा त और र मिलके क्या बना? त्र बना। आधा ज और इ मिलके क्या बना? ज्ञ बना। और आधा स और र मिलके क्या बना? श्र बना। तो ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसे आप याद रखेंगे। और ये बने किन से, इसको भी आप याद रखेंगे। ये पूरा चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर है अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वार बोला जाता है इस चिन्ह को, तो वो इसका प्रयोग आपसे पूछा गया है। और विसर्ग बोला जाता है इस वाले चिन्ह को, तो इसका प्रयोग पूछा गया है। आदि मतलब प्रारंभ, शुरू में प्रयुक्त होता है बोला जा रहा है। तो ये कथन सही है क्या? बिल्कुल नहीं, कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना नंबर आपसे बना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। ऐसा स्वर आपको बताना है, इस वर्ण का चयन करना है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। कंठ और तालु की सहायता से जो उच्चारित होता है। तो अ, ई और उ और ऐ। अब देखिए अ प्लस ई, इसके मिलने से क्या बनता है? ऐ बनता है। ये हमने कल आपको बताया था। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और वहीं पे अगर हम ई का बात करें तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अब जब इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो इनसे जो शब्द बना उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण। आपसे कुल मिला के एक सवाल में 3 सवाल पूछा जा रहा है। तो अघोष भी होना चाहिए और ऊष्म भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। ऐसे वर्ण का आपको चयन करना है। तो श, द, म, ब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। स क्या है? अघोष भी है और ऊष्म भी है और महाप्राण भी है। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे समझिए, देखिए इसको। अघोष ध्वनि वह ध्वनियाँ विशेषकर व्यंजन जिसमें स्वर और रज्जु में कंपन नहीं होता है। इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण आते हैं, अर्थात 10 वर्ण। और ऊष्म व्यंजन में से तीनों स आता है। ऊष्म जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हो, जैसे श, श और ह, है ना। तो देखिए इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं, थ्योरी क्लास में इसको भी बताया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, जैसे ख, घ, श, 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 तो ये क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। फिर आगे समझिए, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? कुल मिला के विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो हमने आपको पढ़ाया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे है अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है उसका आपको चयन करना है। तो क, थ नहीं होगा, ज नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन ए क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क क्या है? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है।
अघोष अल्पप्राण व्यंजन क वर्ग और अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन में य र ल व और ऊष्म व्यंजन में तीनों स और क वर्ग में कौन सा आ जाएगा, आप इसको जान रहे हैं। क और ख, फिर ग और घ और अंग। ठीक है, ये सभी क्या है, अघोष अल्पप्राण वर्ण है। आगे समझते हैं। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने आपको अवरोधी व्यंजन भी पढ़ाया है। हवा मंद गति से निकलती है, ऐसा भी नहीं है। हवा रुक जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, नासिक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो नासिक व्यंजन हमने आपको बताया है, पंचमाक्षर जो 5 वर्ग है उसका अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जिह्वा से निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम। कुल मिला के बात यह है कि आपके एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको चारों का उच्चारण स्थान सही क्रम से चुनना है। तो देखिए, ह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ह मतलब कंठ से इसका उच्चारण स्थान है, तो कंठ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सभी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य हो जाएगा। व का क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। और र का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, च व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है इचु या सानम तालव्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण देखिए, क ख ग घ अंग और ह अ आ विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ बोलेंगे आप तो ये आपसे बन जाएगा। फिर तालु इचु या सानम तालव्य बोलेंगे तो च वर्ग और य और शक्कर वाला सा और दोनों ई। ऋतु रसानम मूर्धन्य बोलेंगे तो ट ठ ड ढ ण ट वर्ग और र और षटकोण वाला सा और री। उसके बाद दंत वाला है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका ट्री क्या है? ऋतु लसानम दंतव्य। तो त वर्ग और श्रौता वाला सा और लाम। उसके बाद उपाधिमनि नाम ओष्ठ, तो होंठ से उच्चारण होने वाले कौन सा हो जाएगा? प वर्ग और दोनों उ। इस प्रकार से आप इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान इजीली याद रख सकते हैं, 5 वर्ड याद करके, उन ट्रिक्स को याद करके जो हमने थ्योरी क्लास में बताया है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक दिख रहा है, क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंठ तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ऐ और ए। और कंठ होष्ठ से औ और औ। और नासिका से अंग य और ड़ न म। और दंत ओष्ठ से व। इन सभी को भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से आप सभी वर्णों को उच्चारण स्थान बना पाएंगे। आगे समझते हैं, नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन आपसे पूछे गए हैं, तो वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण भी नहीं होता, द्वितीय वर्ण भी नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के वर्ण होता है, नासिक के व्यंजन होता है। फिर है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें सभी मूल स्वर हैं। तो ये वाला मूल स्वर है क्या? बड़ा ई? बिल्कुल नहीं। अ ई उ छोटा वाला, और ये भी मूल स्वर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वर्णमाला में मूल स्वर 4 होते हैं जो निम्न है। कौन कौन से? अ ई उ और री। याद रखेंगे। अयोग वह वर्ण का उदाहरण है। अयोग वह वर्ण का उदाहरण आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए अयोग वह हमने आपको पढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम और अह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोग वह अम और अह को अयोग वह कहा जाता है क्योंकि देखिए ये अम है, अम और अह को अयोग वह कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पूर्व आते हैं। इसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण जो पंचम माक्षर है, पंचम वर्ण है, जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, उसको आपको बताना है। तो कौन सा है? इया। ये तो सबको पता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुनासिक नासिक के वर्ण ये 5 है, याद रखेंगे। अंग, इया, ड़, न, म।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है, उस वर्ग का आपको चयन करना है, उस ऑप्शन का आपको चयन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ ह्रस्व स्वर है। तो किसमें ह्रस्व स्वर, देखिए छोटा वाला स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है, एक मात्रिक स्वर। तो कौन सा है, अ, ई, उ और री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा ग्रुप महाप्राण व्यंजन होता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का अगर हम बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब शक्कर वाला सा पूछा गया है, तो किसमें आता है, इचु यासानम तालव्य। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लू स्वर किसे कहते हैं। अब प्लू स्वर देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। प्लूत मतलब जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, तिगुना समय लगे, हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। तो त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाता है, प्लूत स्वर कहलाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे 3 सही हैं, एक गलत है, उसे आपको बताना है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है, ये भी सही है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता है, योगदान तो होता है, तो ये गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी है, व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती अथवा स्पर्श करती है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये तो सबको पता है, कितना है, 11। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्ष, त्र, ज्ञ इनमें से क्या है। तो हमने इसको अच्छी तरह समझा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इनकी संख्या 4 है। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र किन से मिलकर बने हैं, तो आधा क और षटकोण के स से किस क्या मिलकर बना है, क्ष बना है। और वैसे ही त और र से त्र बना है, आधा ज और इ से ज्ञ बना है, और आधा श और र से क्या बना है, श्र बना है। तो ये चारों को आप याद रखेंगे, किससे बना है ये भी याद रखेंगे। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे समझते हैं, पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में क्या कहा है। तो पाणिनि ने इसको क्या कहा है, यण कहा है। इसे भी हमने आपको पढ़ाया थ्योरी क्लास में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए, जो सही है उसका आपको चयन करना है, मतलब बाकी 3 गलत हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है, गलत बात। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, बिल्कुल नहीं। स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे समझते हैं, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आपको अगर ईचु यासानम तालव्य याद है तो आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे, क्या है, ऑप्शन डी तालव्य। व का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तो सबको पता है, क्या है, दंतोष्ठ है, इसको हमने पढ़ाया है। फिर आगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम 2 व्यंजन इन सभी वर्गों का क्या कहलाता है, सो सिंपल अघोष व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। न शब्द समूह आएगा, न शब्द गण आएगा, न वर्णों का संकलन आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। जो त वर्ग का नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखिए त वर्ग में कौन कौन सा आएगा, त आएगा, फिर थ आएगा, फिर द आएगा, फिर ध आएगा, फिर न आएगा। तो देखिए यहाँ पे न भी है और द भी है, ध भी है, लेकिन म क्या है, त वर्ग का नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। सभी टॉपिक, सभी चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जो हमने आपको थ्योरी क्लास में कराया है। और अगर आप
आपने थ्योरी क्लास को कम्प्लीटली किया है, रिवाइज़ किया है, देन आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि आपसे सवाल बन रहा होगा। चलिए अगला समझते हैं। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है? य, र, ल, व। ये सबको पता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है अक्षर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मर्मर स्वर का दूसरा नाम है, तो मर्मर स्वर का दूसरा नाम क्या है? अर्धघोष है। इसको भी हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। फिर अगला है निर्देश, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे इसका वर्ण विन्यास कर दिया गया है और इधर वर्ण संयोग दिया गया है। इधर वर्ण विन्यास है, इधर वर्ण संयोग है, तो कौन सा सही है ये आपको चुनना है। तो देखिए एलिमिनेट करेंगे तो इजीली आप बता पाएंगे। अगर हम चक्की को देखें तो यहाँ बड़ा ई है, तो छोटा ई तो होगा नहीं। उसके अलावा अगर हम चक्की को देखें इस वाले में, तो डायरेक्ट यहाँ पे की नहीं होगा, ई को तो अलग किया ही नहीं है। उसके अलावा ऑप्शन डी में अगर देखें तो यहाँ पे फिर छोटा ई है, जो नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, तो ये इसका सही वर्ण विन्यास है और ये इसका सही वर्ण संयोग है। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? कितने व्यंजन हैं ये तो सबको पता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 33, याद रखेंगे। फिर अगला है सूची 1 में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। ईचु या सानम तालव्य है ना। उसके बाद घ किस में आता है? क, ख, ग, घ, तो किस में आ रहा है? क वर्ग में आ रहा है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब देखिए 2 बचा, ब और र, तो ब किस में आता है और र किस में आता है? तो देखिए जब आप उपाध्यमनी नाम बोलते हैं तो प वर्ग में क्या आता है? ब आता है। प, फ, ब, भ, म। उपाध्यमनी नाम ओष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और जो बचा इसका मूर्धा। इस हिसाब से ए का 4, बी का 1 मिलाते हैं। ए का 4, बी का 1 किस में दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है, बाकी में नहीं है। तो बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने लगभग 45-50 क्वेश्चन किए हिंदी वर्णमाला टॉपिक से, सिर्फ एक ही टॉपिक से, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हमने देखा। कितना आपसे सही हुआ ये आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आया तो, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।